नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारत में संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत पिछली कक्षा में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जिस समय 1919 का अधिनियम आया था उस समय भारत के सचिव जो थे वो थे मॉन्टेग्यू और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इस 1919 के अधिनियम को कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसी प्रकार से हमने 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था तब भी बताया था कि 1909 का जब अधिनियम आया था तो उस समय जो भारत के सचिव थे वो मार्ले थे और जो भारत के वायसराय थे वो मिंटो थे। इसलिए इस 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया था। और यहाँ पर जब 1919 का अधिनियम आया है तब भारत के सचिव जो हैं वो मॉन्टेग्यू हैं और भारत के जो वायसराय हैं वो चेम्सफोर्ड हैं। इसलिए 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है। पहली बात तो ये हो गई। अब जानते हैं इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो क्रम से एक एक करके जानते हैं। तो जो पहला बिंदु है इस एक्ट का वो ये है कि इस एक्ट में ही सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी केंद्र में दो सदन बनाए गए। आज हम देखते हैं कि केंद्र में दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले अगर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है तो वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसी अधिनियम में सबसे पहले हम केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को देखते हैं। तो केंद्र में दो सदन बनाए गए। कौन कौन से केंद्र में दो सदन बनाए गए, देखिए एक एक करके। जो पहला सदन बनाया गया वो था राज्य परिषद, यानी इसी को कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो पहला सदन केंद्र में बनाया गया वो था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो दूसरा सदन बनाया गया वो था केंद्रीय विधानसभा यानी काउंसिल ऑफ असेंबली। तो केंद्र में दो सदन बनाए गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक काउंसिल ऑफ असेंबली, यानी राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। ये दो सदन केंद्र में बना दिए गए। राज्य परिषद में देखिए सदस्य कितने होते थे, राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, राज्य परिषद थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 60 हुआ करती थी। और जो केंद्रीय विधानसभा थी, काउंसिल ऑफ असेंबली, उसमें सदस्यों की संख्या 144 हुआ करती थी। तो इस प्रकार से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले अगर देखने को मिलता है तो वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये पहला बिंदु है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का। अब जानते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु क्या था, देखिए सबसे पहले इसी एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई, इसका मतलब क्या है, देखिए प्रांतों में जिन विषयों पर कानून बनना था, जिन जिन विषयों पर कानून बनना था, उन विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक विषय आरक्षित विषय रखे गए और दूसरे विषय जो थे वो हस्तांतरित विषय रखे गए। यानी जिन विषयों पर कानून बनना है उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में। अब देखिए आरक्षित विषयों पर कानून कौन बनाएगा, आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा भारत का जो वायसराय है, वो आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा। और जो प्रांत है वो हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाएगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि प्रांतों पर हस्तक्षेप है किसका, भारत के वायसराय का और प्रांतों का भी। तो दो प्रकार से प्रांतों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। भारत का वायसराय भी आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा और जो प्रांत हैं वो हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाएंगे। इस प्रकार सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है इसी 1919 के अधिनियम में देखने को मिलती है। एक बात यहां पर और याद रखेंगे कि जो भारत का वायसराय होता था वो आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता था और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, वो किसी दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जबकि जो प्रांत थे वो हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाते थे और वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे,
वो अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, जबकि भारत का जो वायसराय था वो किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं था और आरक्षित विषयों पर कानून बनाता था। तो इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है। तो ये दूसरा बिंदु इस एक्ट से संबंधित। अब जानते हैं तीसरे बिंदु को। तो तीसरा बिंदु को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि एक प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे, प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसका जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक जो है वो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। यह बिंदु याद रखेंगे, इससे संबंधित था इसलिए बता दिया। अब देखिए अगला बिंदु, तीसरा बिंदु जानते हैं इस एक्ट से संबंधित। इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? इस एक्ट में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाना इसी एक्ट में 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है? देखिए, हमें किसी नेता को चुनना है तो सीधे अगर हम वोट देंगे और अपने नेता को चुन लेंगे तो यह है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है? प्रधानमंत्री को चुनना है तो प्रधानमंत्री को कौन चुन रहा है? सांसद चुन रहे हैं, और सांसदों को कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है। तो प्रधानमंत्री का चुनना क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। सांसदों का चुनना क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। और प्रधानमंत्री का चुनना अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जान लेते हैं। तो इसी एक्ट में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली देखने को मिलती है। अगला पॉइंट जानते हैं इस एक्ट से संबंधित। देखिए, इस एक्ट में क्या किया गया? चुनाव को और अधिक सांप्रदायिक बनाया गया। चुनाव को और अधिक सांप्रदायिक बनाने का मतलब यह है कि इसमें कुछ और लोगों को आरक्षण दिया गया। कौन कौन से लोग थे? सिख थे, भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियंस थे और यूरोपियंस थे। यानी कि सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को इस एक्ट में जो है आरक्षण दे दिया गया चुनाव में। तो चुनाव में जब आरक्षण दे दिया गया यानी चुनाव को और अधिक सांप्रदायिक बना दिया गया। क्योंकि इससे पहले हमने जो 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा था उसमें यह जाना था कि सबसे पहले इसी एक्ट में मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी मुस्लिमों के लिए। यानी मुस्लिम अपना नेता जब चुनेंगे तो मुस्लिम ही चुनेंगे और कोई वोट नहीं कर सकता है, उनको मुस्लिम ही वोट करेंगे। यानी सबसे पहले सांप्रदायिकता अगर देखने को मिलती है तो वो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसमें सबसे पहले सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। और यहां पर 1919 में क्या किया गया? चुनाव को और अधिक सांप्रदायिक बना दिया गया। सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को भी जो है आरक्षण दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये अगला बिंदु था इस एक्ट से संबंधित। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। देखिए, इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? इस एक्ट में सबसे पहली बार इस एक्ट में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है। जो भी महिलाएं उस कैटेगरी में आती थी कि वोट दे सके, सभी महिलाएं नहीं, जो महिलाएं योग्यता रखती थीं वोट देने की वो महिलाएं वोट करती थीं। ठीक है, और आगे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो महिलाएं योग्यता रखती थीं उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया। इसके पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पहली बार इसी एक्ट में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु थे 1919 के अधिनियम के बारे में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आगे एक्ट जो आया है वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो अब भारत शासन अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था। अभी तक हमने जितने भी अधिनियम पढ़े थे उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम जो था वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा था। वहां तक तो जितने भी एक्ट आए 1935 के पहले, उन सभी एक्टों में सबसे बड़ा जो एक्ट था वो यही था 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों बड़ा था? क्या इसकी प्रमुख विशेषता थी? क्योंकि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के साथ यह जो अधिनियम था वो सबसे बड़ा अधिनियम था। तो इस
एक्ट की सबसे जो पहली विशेषता है वो यही है। अब इस एक्ट के दूसरे बिंदु पर चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, इस एक्ट में भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में अपनाया गया। अखिल भारतीय संघ के रूप में अपनाने का मतलब क्या है कि देखिए उस समय भारत की स्थिति क्या थी कि भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे और कुछ देसी रियासतें हुआ करती थी। तो इन सभी को इनमें शामिल करने की कोशिश की गई। किसमें? अखिल भारतीय संघ में, यानी एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया, इन सबको एक करने का प्रयास किया गया। और इसके तहत जो 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे, उन 11 ब्रिटिश प्रांतों का इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य बताया गया। यानी ये 11 ब्रिटिश प्रांत जरूर से जरूर इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे, ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया। परंतु जो देसी रियासतें थीं, उनकी इच्छा पर यह निर्भर करता था कि वो इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं कि नहीं होना चाहती हैं। चाहे तो देसी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ में शामिल हों या उनकी इच्छा हो तो न शामिल हों, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। तो क्या हुआ कि इस अखिल भारतीय संघ में कोई भी देसी रियासत शामिल नहीं हुई थी, चूंकि उनको स्वतंत्रता दे दी गई। और हुआ यह कि कोई भी देसी रियासत इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, वो स्वतंत्र ही रहना चाहती थी, वो एकीकरण के सूत्र में बंधना नहीं चाहती थी, वो स्वतंत्र सत्ता ही अपना रखना चाहती थी। तो यह था दूसरा बिंदु इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित। अब जानते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु देखिए क्या था। अगला बिंदु यह था कि इस एक्ट में क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, यानी द्वैध शासन समाप्त हो गया। द्वैध शासन समाप्त हो गया मतलब क्या है? हमने इसके पहले 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा था, उसमें बताया था कि उस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। यानी जो भी प्रांत में विषय होते थे, जो भी कानूनी विषय होते थे, उनको दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत के वायसराय को हुआ करता था और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों का हुआ करता था। तो इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था किसमें? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। परंतु यहां पर क्या हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का कार्य 1935 के भारत शासन अधिनियम ने किया और प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का काम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने किया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए इसमें क्या हुआ। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। देखिए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का मतलब क्या है? जो भी विधायी शक्तियां थी, यानी जो भी कानूनी शक्तियां थी, उनका बंटवारा कर दिया गया। कैसे बंटवारा कर दिया गया? केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच में बंटवारा कर दिया गया। यानी कुछ शक्तियां केंद्रों को दे दी गई, कुछ शक्तियां प्रांतीय विधान मंडलों को दे दी गई और कुछ शक्तियों पर दोनों को अधिकार था कानून बनाने का। कुछ जो शक्तियां थीं उन पर दोनों को अधिकार था। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी के तहत एक परिसंघ सूची बनाई गई, एक प्रांतीय सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची बनाई गई। परिसंघ सूची में क्या था? परिसंघ सूची में जो भी विषय आते थे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडलों को होता था और जो प्रांतीय सूची थी उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल को होता था और जो समवर्ती सूची थी उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता था, केंद्रीय विधानमंडल को भी और प्रांतीय विधानमंडल को भी। जैसे आज भी हम संविधान में देखते हैं, हमारे संविधान में क्या है कि एक संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ठीक उसी प्रकार का कार्य जो है वो इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्ट में क्या विधान किया गया
कि प्रांतीय विवादों को सुलझाने के लिए, यानी जो प्रांतीय विवाद होते थे आपस में, एक प्रांत का विवाद दूसरे प्रांत से हो जाता था, तो इन प्रांतीय विवादों को सुलझाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई कि एक संघीय न्यायालय खोला जाएगा, फेडरल कोर्ट खोली जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है प्रांतों के विवाद को सुलझाया जाएगा। और इसके तहत क्या किया गया, 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट में प्रावधान कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और इसी के तहत 1937 में जो है वो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक्ट के तहत यह बात कही गई कि एक संघीय बैंक खोली जाए, आरबीआई। इसकी स्थापना की बात जो है वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्ट में क्या हुआ, वर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, इसी एक्ट में कही गई बात। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस एक्ट में वर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई, तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसी के तहत 2 वर्ष बाद 1937 में जो है वर्मा अलग हो गया भारत से। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट को, ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसको नेहरू जी ने क्या कहा था, इस एक्ट को नेहरू जी ने कहा था कि ये अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यानी जो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ये जो अधिनियम है वो अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के संबंध में नेहरू जी ने कहा था कि यह एक्ट अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण बातों को देख लिया कि जो भी महत्वपूर्ण बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित। अब जो अगला एक्ट आया है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसको ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। यानी इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकृत कर लिया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया यह भारत शासन अधिनियम और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इस अधिनियम में क्या था, 20 धाराएं थीं। अब जानते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला प्रावधान जानते हैं क्या किया गया। देखिए इस भारत शासन अधिनियम में जो पहला प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। यानी भारत अलग हो जाएगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। भारत एक अलग अधिराज्य बन जाएगा और पाकिस्तान एक अलग अधिराज्य बन जाएगा। ऐसा 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा। यह बात कही गई इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। और देखिए क्या कहा ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान जो अधिराज्य बनेंगे उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यानी अब ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ब्रिटिश सरकार अलग अलग उनको सत्ता सौंप देगी। भारत को अलग सत्ता सौंप देगी और पाकिस्तान को अलग सत्ता सौंप देगी। अब देखिए इसका जो दूसरा बिंदु था वो ये था कि जो भारत में वायसराय का पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में वायसराय के पद को अब समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या हो गया, उसके स्थान पर यह कहा गया कि जो भारत है और जो पाकिस्तान है वो अपना अपना गवर्नर जनरल नियुक्त करेगी। भारत अधिराज्य में अलग गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान अधिराज्य में अलग गवर्नर जनरल होगा। और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है वो उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। जो भारतीय मंत्रिमंडल होगा उसकी सलाह पर भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी और जो पाकिस्तान का मंत्रिमंडल होगा उसकी सलाह पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसा प्रावधान इस 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कर दिया गया। अब देखिए अगला बिंदु जानते हैं। अगला बिंदु यह है कि देखिए अभी हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ है, संविधान नहीं बना है, लागू तो बाद में होगा।
अभी बना ही नहीं है, संविधान सभा बन चुकी है। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब तक ये संविधान सभाएं अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक इन संविधान सभाओं का कार्य क्या होगा, ये संविधान सभाएं जो हैं वो विधानमंडल की तरह कार्य करेंगी। ये विधान सभाएं विधानमंडल की तरह कार्य करेंगी। और भारत का शासन कैसे चलेगा तब तक? भारत का शासन चलेगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, अभी पढ़ाया हुआ था इसके पहले, उसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं, जो जो बिंदु हैं, उसी के अनुसार भारत देश का शासन चलेगा। ऐसा इस एक्ट में कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार देश का शासन चलाया जाएगा। क्योंकि पढ़ा था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो सबसे बड़ा अधिनियम था। तो इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इस एक्ट में क्या किया गया, जो ब्रिटेन में भारत सचिव का पद होता था, पहले ही पढ़ रखा है हमने कि भारत सचिव का एक पद बनाया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम में, तो उस भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। और देखिए अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु यह है कि इस एक्ट में देशी रियासतें जो थीं उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत अधिराज्य में शामिल होना चाहें तो भारत अधिराज्य में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें, और अगर दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहती हैं, अपना स्वतंत्र रहना चाहती हैं, तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया। तो आगे चल करके बहुत विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई इस बिंदु के कारण, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इस एक्ट में यही बात जान लेते हैं कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं, और चाहें तो किसी में भी शामिल ना हो, वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके जो भी मुख्य बिंदु थे उनको पढ़ लिया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने स्टार्ट किया था, और लास्ट जो किया है वो 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब ये पूरा जो भारत का संवैधानिक विकास था वो पूर्ण हो चुका। अब हम अपने देश के संविधान को पढ़ेंगे कि हमारा देश का संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ, आदि आदि। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।